हेलो दोस्तों, आप सभी का कॉमिक्स राजा चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्फ तरफ। दोस्तों, नागराज और तौसी की नई कॉमिक्स ये आई हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है इस कॉमिक्स के अंदर सर्फ तरफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना पर प्रारंभ। समुद्र के बीचों बीच का सीन है। बहुत तेज बारिश हो रही है। जल्दी करो, समय कम है। आगे सारे नहीं, कुछ रुक गए हैं। वे आएंगे नहीं, हमें निकलना होगा। वह प्रलय थी। भूमि कांप रही थी मित्रों। आकाश दहाड़ रहा था। जल्दी चलाओ, हमारे पास तट पर तक पहुंचने के लिए मात्र एक घड़ी है। पहुंच जाएंगे। पतवारों की चाल भर पल भर के लिए भी मंद नहीं पड़ी और नियत समय सीमा में नौका महानगर के उस निर्जन तट पर आ लगी। भाग्य हमारे साथ है। तूफान की आशंका से तट क्षेत्र वीरान है। हमें देखने वाला कोई नहीं है। पहले आई नौकाओं की तरह इस नौका को भी डुबो दो। भूकंप का यह झटका भीषण था। यानी अब थोड़ी देर बाद आने वाली प्रलय वहां तक पहुंच जाएगी और फिर कुछ ही पलों में वहां पे प्रलय आती है। सब खत्म हो जाएगा। भूमि ने सागर का कफन ओढ़कर आंखें मूंद ली। विनाश ने सब एकाकर कर दिया। कोई यात्री सुरक्षित या असुरक्षित नहीं होती है। समय होता है। कृपया पीली रेखा से पीछे रहें, खास तौर से देर रात का समय। पर अंधेरे का खौफ किसी के कदम रोक कहाँ पाता है। इतना लेट, लगता है मेट्रो के पास का ही कोई फ्लैट लेना होगा। गंध तो है पर हल्की सी, मामूली। ऑफ देख कर नहीं चल सकते। लड़खड़ा गया था। सॉरी सिस्टर, कंफर्म करना पड़ेगा। आज बहुत लेट हुई गई मैडम बिटिया। अरे दादा, आप मेरा इंतजार क्यों करते हैं? मैंने कहा है ना, सवारी मिले तो चले जाया कीजिए। अरे मैडम बिटिया, महीना भर से आपको रोज ले आ जा रहे हैं। आज तनिक देर हुई गई तो क्या हुआ? और आज ही रास्ता बंद है। घूम के जाएगा पड़ी। बंद है क्या? पुलिस बैरिकेड लगाई है। अरे क्या हुआ? ऐसे झटके से क्यों रोका? मैडम बिटिया, सामने यह तो एक कार है, पर रॉन्ग साइड पर ऐसे क्यों खड़ी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक से कार से सांपनुमा आकृतियां निकलती हैं। ये कौन हो तुम? यह कोई कार पार्क करने की जगह है? रास्ता छोड़ो। गुंडागर्दी की तो तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यही तो जानना है कि तुम कौन हो। सर्वस्तर मित्रों, मनोज गुप्ता पेश करते हैं। ई का कोई जादू है। आप भागो मैडम बिटिया। डर डर लग रहा है, पर हम डरेंगे नहीं, बल्कि एक नारी की आबरू। ओह, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? देखो देखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो कर रही हूँ, सांपों का उसेन बोल्ट। देखो सरपट, तुमको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना मत डरो, मैं तुमको काटूंगा नहीं। अरे मैं तो तुमको प्रपोज करने आया था। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ए सरपट। नो सरनेम, सॉरी, सरनेम फॉर टेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। लाइफ लॉन्ग खामियाजा भुगतने को तैयार हूँ। अब चलो, शर्म छोड़ो और जल्दी से अपनी प्यारी प्यारी असली सूरत दिखाओ। मेरी सूरत से काम चलेगा? शादी ना सही, अपना मातम मना लेना। नागराज, तुम यहाँ कैसे? तुम जैसे सांप अब तक हैं इस दुनिया में। सांपों का नाम बदनाम करते हैं तुम जैसे नाग। पर अब इस गलती को सुधारने का समय आ गया है। थॉट। नागराज ने एक घूंसा मारा उसे। नागराज, तुम मुझे बचा रहे हो मुझे, पर मैं तो थैंक यू कहना चाहती हो तो बाद में कहना, पहले उसके लिए जिंदा रहने की कोशिश करो। जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूंगा। पर अगर तुम यहीं पर हो तो तुमको जब बुलाया गया था तो जाओ।
तभी, यहाँ हो तुम, अच्छा हुआ कि फटाफट मिल गई। चलो मैडम बिटिया। एक मिनट दादा, मेरा नागराज से बात करना बहुत जरूरी है। इस लड़की ने तेरी उम्र को कुछ पल के लिए बढ़ा दिया है सरपट, पर अब तेरी मृत्यु की घड़ी आ गई है। तूने यहाँ आकर मेरा काम आसान कर दिया है नागराज। अगर तू यमराज का एजेंट है तो मैं साक्षात यमराज हूँ। सरपट आत्मविश्वास दिखा तो रहा था, लेकिन नागराज धीरे धीरे उस पर हावी होने लगा। और मेरी मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। यह मेरे हर वार से कैसे बच रहा है? यह असंभव है। सरपट खतरा भांपने लगा। चलो बिटिया, तुम्हें बचाए खातिर जान की बाजी लगा रहा है, और तुम जान देवे के खातिर जान की बाजी लगा रही हो। महानगर की वह गली हर वार के साथ होते धमाकों की चमक से नहा रही थी। पर दादा बस चलो, नहीं तो हमारी भी बची खुची जान चली जाएगी। पतली गलियों की भूल भुलैया से होते हुए दोनों मेन रोड की तरफ बढ़ने लगे, और उनके पीछे वह युद्ध जोर पकड़ने लगा। तूने रूप बदल लिया सरपट। मौत का कोई एक रूप नहीं होता नागराज, असंख्य रूप होते हैं। सुना है कि नागराज को मारने का एक ही तरीका है, काट काट कर। नाग अलग और राज अलग। तो हिचक रहा है, डर रहा है कि कहीं तेरा वार उल्टा ना पड़ जाए। और तेरा डर सही है। नागराज को ध्वंसक सर्प बारिश की बूंदों की तरह धार धार सतह पर बरसने लगे, और मेटल मक्खन की तरह पिघलने लगा। पर नागराज ने गलत अंदाजा लगाया था, और सरपट ने सही। तू फंस गया मेरे जाल में। नागराज को मारने का एक और तरीका है, जलाकर मारना। धधकती पिघलती धातु वाले हाथ नागराज के शरीर पर आ कसे। नागराज को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। एक चीख के साथ नागराज ने बचने की एक आखिरी कोशिश की। उसका शरीर कणों में बदलने लगा, और देखते ही देखते उस अंधेरी रात की ठंडी हवा में घुलकर गायब हो गया। अरे यह क्या हो गया? नागराज ने भिड़ना पड़ गया, और इस चक्कर में नागराज गायब हो गया। वह लड़की हाथ से निकल गई। खैर, वह पैदल थी, ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। मैं अभी उसे पकड़ लूंगा। अरे अरे, मेरे रिक्शे को उड़ा दिया। अरे, तो का ड्राइविंग लाइसेंस कौन दे दिया? हाय, यह तुम्हारा रिक्शा था। मैं तुम्हें इसकी मरम्मत के पैसे देती हूँ, ठीक है ना? जबकि देखो, गलती तुम्हारी थी। ऐसे सड़क के बीच में कोई रिक्शा खड़ा करके जाता है क्या? ना ब्लिंकर, ना टेल लाइट। मुझे कैसे दिखता? बताओ, मेरी क्या गलती है? अरे तनिक चुप हो जा बहन जी, हमें सोचने दो कि अब हम मैडम बिटिया को घर कैसे पहुंचाएंगे। उनको मैं घर छोड़ दूंगी। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? मुझे तो बस आपकी कार चाहिए मैडम, और उसके साथ यह बिटिया मैडम। अचानक ऑटो ड्राइवर एक शैतान में बदलने लगा। कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर पहुंचा सरपट भी नहीं। ओह, दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं, सिवाय इस टूटे फूटे रिक्शे के। इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, और इसका एकमात्र कारण है नागराज। चल भाई, पहले नागराज से ही निपट लेते हैं। और मुझे मालूम है कि नागराज कहाँ है, गया है, और इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा। बेकार है, सब बेकार है। महानगर के तिलिस्म से भी कोई सूत्र नहीं मिल पा रहा है। मेरी तिलिस्मी शक्तियां खत्म हो गई हैं, वरना महानगर में पिछले दिनों इतनी सर्प विपदाएं आई, लेकिन मुझे एक भी सर्प ऊर्जा का तिलिस्मी आभास ना मिला। यह असंभव है। वेदाचार्य दुखी हो रहे थे। हार गया मैं। यूं हिम्मत मत हारिए दादाजी। आपकी शक्तियों को कुछ नहीं हुआ है। कुछ और है जो आपके तिलिस्मी जाल को बाधित कर रहा है। अभी आप आराम कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। हम कल फिर ट्राई करेंगे दादाजी। कोई आया है? पर इतनी रात गए, कौन हो सकता है? भारती सोचती है, कौन आया होगा? कौन है भारती? दादाजी। नागू है। नागू इतनी रात को? यानी समस्या गंभीर होगी। कहो, क्या कहना है नागू? नागराज को बुलाए दादाजी। जो कहना है मैं उसी से कहूंगा। पर हुआ क्या? नागराज को नागदीप गए लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने में मैंने किसी को यह पता नहीं लगने दिया कि नागराज महानगर में नहीं है। मैं खुद नागराज बनकर
नगर को तब से हर मुसीबत से बचा रहा हूँ। पूरे महानगर में रहस्यमय सर्प गतिविधियां तो दिख रही हैं, पर वे सर्प नहीं हैं। उनका नाम आपराधिक मामलों से भी जोड़ा जा रहा है। कोर्ट में नागों को प्रतिबंधित करने के लिए केस भी चल रहा है। अगर निर्णय नागों के विरुद्ध गया तो नागराज को भी महानगर से जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने नागराज के जासूस सर्पों की मदद से उन रहस्यमय सर्पों को ढूंढने में पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन आज नागराज ने ही मेरी उस कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश की। मुझे उससे जवाब चाहिए। नागराज ने कैसे? अभी उसके एक जासूस सर्प का संकेत पाकर मैं एक रहस्यमय स्त्री की तलाश में शंकरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचा था। जासूस सर्प की तरह ही मुझे भी उसी स्त्री में इच्छाधारी सर्प होने के संकेत मिले। मैं सरपट के रूप में उसको घेर कर उसका असली रूप जानने की कोशिश में लग गया। पर तभी वहां नागराज ने वहां आकर मेरा खेल बिगाड़ दिया। एक तो उसने मुझे पहचाना नहीं, दूसरे उस स्त्री की तरफदारी करता हुआ मुझसे ही उलझ गया। पहले तो मुझे लगा कि वह कोई नकली नागराज है, इसलिए मैंने उस पर भयंकर प्रहार किया, लेकिन वह कड़ों में बदलकर गायब हो गया। वे इच्छाधारी कण थे, और ऐसा नागराज के सिवा कोई और नाग या इंसान नहीं कर सकता। तुमको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? एकदम नहीं, वे इच्छाधारी कण ही थे। और नागराज वापस आ गया और आप लोगों ने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। अगर नागराज महानगर में कहीं भी कभी भी वापस आया तो यह महानगर के साथ हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तुमको गरला और नागराज का युद्ध याद है? वह युद्ध जिसने महानगर के लोगों के दिल में इतनी दहशत भर दी थी कि वे अपनी फरियाद लेकर कोर्ट पहुंच गए। उस युद्ध के बाद तो नागराज सौडांगी के साथ सहायता मांगने नागदीप चला गया था, जो आज जाकर लौटा है। वैसे सच बताऊं तो मुझे शंकरपुर मेट्रो वाली स्त्री पर नागिन होने का ही शक हुआ था, लेकिन फिर उस में सर्पों के लक्षण दिखने बंद हो गए। और फिर आप दीवार क्यों हिला रहे हैं दादाजी? मुझे पता है कि यह भवन तिलिस्मी है। सौडांगी यहाँ और इस हाल में उस भयंकर युद्ध में नागराज का साथ देने के बाद से यह इसी हालत में है। दादाजी पंचकर्म प्रक्रिया ने इसका इलाज कर रहे हैं, पर इसके शरीर में एक अज्ञात इन्फेक्शन फैला हुआ है जो इसको होश में नहीं आने दे रहा है। और नागराज, वह भी संक्रमित है। उसके सूक्ष्म सर्प मर रहे हैं। वह मौत की कगार पर खड़ा उस स्त्री को ढूंढ रहा है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन प्रलय आई थी। एक महीने पहले का वह दिन अपने अंदर एक तूफान समेटे हुए था। भारती और नागराज, यहाँ पर मुझे बुलाने का क्या मतलब है भारती? ऐसी क्या बात है जो तुम घर या ऑफिस में नहीं कर सकती थी? हम लोग तो लगभग रोज ही मिलते हैं। यही तो समस्या है नागराज की, हम रोज मिलते हैं। मैं यह यातना और नहीं झेल सकती। तुम तुम महानगर से चले जाओ। यह क्या कह रही हो तुम? चला जाऊं? महानगर की रक्षा छोड़ दूं? और कहाँ चला जाऊं? नागदीप चले जाओ, विसर्पी के पास जाओ, उसको वह संतोष दो जो मुझे नहीं मिला। तुम नागदीप को संसार का मूल क्षेत्र बनाने की योजना बना रहे थे ना, उसको पूरा करो। जाओ। लगता है आज तुमको सच बताना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे महानगर में आने के बाद महानगर को अरबों का नुकसान हुआ है, और कई जानें भी गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर ऐरा गैरा विलेन तुमसे लड़ने के लिए यही चला आता है, और भुगतते हैं महानगर वाले। चला जाऊं महानगर को भूखे भेड़ियों के लिए खुला छोड़कर? महानगर को बख्श दो नागराज, और मुझे भी विसर्पी के पास चले जाओ। आज डिनर में कोई खास फरमाइश हो तो बता देना। वैसे मैं आज शाही पनीर बनाऊंगी, चाहो तो यह महानगर में तुम्हारा आखिरी डिनर हो सकता है। तो वह माना माना कि नहीं? वेदाचार्य पूछते हैं भारती से। पता नहीं दादाजी, पर मैंने नागराज को खुद से दूर करने के लिए काफी गलत सही डांट दिया। आपको पूरा भरोसा है ना कि आपकी गणना सही है? गणना थोड़ी बहुत गलत हो तो भी अंतर नहीं पड़ेगा भारती। नागराज और महानगर की कुंडली एक दूसरे के विपरीत होने ही वाली है। नागराज को यह स्थान त्यागना ही पड़ेगा तुरंत, वरना नागराज किसी महासंहार का कारण बनेगा, मानवों का या फिर नागों का। नागराज को इस गणना पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसे महानगर से दूर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ी भारती। पर यह कितने समय बाद होगा, कोई अंदाजा है दादाजी?
दोनों छद्म ग्रह राहु केतु वक्र गति में है, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। यह समय कुछ भी हो सकता है, एक महीना, एक दिन, एक घंटा या एक मिनट। ओह ओ गॉड, पेन ने आग पकड़ ली। यह आग तो मामूली है भारती, भगवान से प्रार्थना करो कि नागराज में महानगर छोड़ने की सद्बुद्धि आ जाए, वरना जो दावानल उठेगा उसमें सब भस्म हो जाएगा। जो भी होगा उसकी हमको तुरंत सूचना मिल जाएगी। दादाजी, मैं नागराज पर नजर रखने के लिए अपने दो चुनिंदा रिपोर्टर्स को वहां तैनात करके आई हूँ। पिछले एक घंटे से नागराज वहीं पर खड़ा है, किसी गहरी सोच में है ऐसा लग रहा है। ऐसा क्या कह गई है मैडम इससे? नागराज सोचता है। मेरा मेरा सिर घूम गया भारती की बातें सुनकर, लेकिन क्या उसकी बातों में सच्चाई है? शायद। क्राइम किंग से लेकर नगीना, विसंधर, विशाला, मेड्यूसा, नीरनाग, नागपाशा, गुरुदेव, ऐसे अनगिनत दोस्त दुश्मनों का वार महानगर ने झेला है, मात्र इस कारण से कि महानगर को मैंने अपना घर बनाया हुआ है। नागराज को पुरानी बातें याद आती हैं, और जिन जिन से उनका मुकाबला हुआ था महानगर में, वे सभी कैरेक्टर उसे एक एक करके याद आने लगते हैं। पर क्या विसर्पी मेरा यह व्यवहार स्वीकार कर पाएगी? मैंने एक से अधिक बार नाग महानगर के लिए नागदीप को छोड़ा है। क्या विसर्पी को मेरे प्रेम पर विश्वास आएगा? वह तो भारती के मीरा के समान प्रेम से भी आशंकित रहती है। इसका एकमात्र तरीका विसर्पी को यह विश्वास दिलाना है कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ उसका विश्वास नहीं, उसका दिल भी जीतना होगा। विसर्पी का प्रेम और अडिग विश्वास अगर मुझे नहीं मिला तो नागदेवी महानगर की तरह मेरा घर कभी नहीं बन पाएगा। पर मैं उसका दिल जीतूंगा कैसे? हाँ, एक तरीका है, सच्चाई से काम लूंगा मैं उसके सामने घुटने के बल बैठ जाऊंगा, आंखें बंद कर लूंगा और फिर कहूंगा, विसर्पी, नागराज का दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अरे नहीं नहीं, कैसी फिल्मी लाइन है, धक तेरे की। मैं कहूंगा, तुम्हारा सौंदर्य अप्रीतम है, प्रकृति की हर सुंदरता तुम्हारे सामने फीकी है। मैं तुमसे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। अप्रत्याशित दृश्य था। ओ माय गॉड, अब यह मत कहना कि तूने फोटो नहीं खींची। पूरी 50, वह भी क्लोजअप में, यह तो जबरदस्त स्कैंडल है। तो नागराज इसका इंतजार कर रहा था। तू अदृश्य हो गया इच्छाधारी तिरंगों के साथ। अद्भुत है तू, मुझे इससे दूर रखना। परंतु पर स्त्री को छूने का अपराध मत करो, छोड़ दे इसे वरना खाक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं छू पाए ये तुम्हारी परछाई भी नहीं छू पाएगी। प्रहरी सर्प, भस्म कर दो इसे। उफ, यह अकेली नहीं है। ओह, खतरा बड़ा लगता है। पहले मुझे इस स्त्री को इनसे दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा, तभी मैं खुलकर इनका सामना कर पाऊंगा और इनके आने का स्थान और इनका मकसद जान पाऊंगा। तुम कुछ देर के लिए इस कार में आराम करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। निवेदन, प्रणय निवेदन। लगते तो तुम एक नाग मानव हो, पर तुम हो कौन मुझे अनजान से प्रणय निवेदन करने वाले? मैं नागराज हूँ। आपको सौंदर्य अप्रतिम अवश्य है, परंतु मैं आपसे प्रणय निवेदन नहीं कर रहा था, मात्र अभ्यास कर रहा था। पर आप कौन हैं? मैं, बस तेरी मृत्यु यही होगी और अभी होगी। कौन है यह जो तुम्हारा पीछा कर रही है? तुम दोनों झील के अंदर कहाँ से आए हो? घबराओ मत, मेरे रहते ये तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या तुरंत ही पुनः संगठित हो गया नागराज, और उतनी ही देर में एक उड़ता पत्थर उस स्त्री के सिर से टकरा चुका था। ओह, चोट मामूली है, परंतु यह मेरी गलती है। वार की ऊर्जा को सोखने के लिए नागराज का शरीर पल भर के लिए इच्छाधारी कड़ों में बट गया। मुझे पहले तुमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा, तुम घबराना बिल्कुल नहीं, तब तक मेरे सब तुमको सुरक्षित रखेंगे। नागराज का प्लान तो फुल प्रूफ था, लेकिन होने का प्लान कुछ और ही था। यह चश्मा भी टूट गया। मुझ में इतने चश्मे मुझसे इतने चश्मे टूटते क्यों हैं? चलो, कम से कम यहाँ आकर टूटा। धुंधली ही सही, कार नजर तो आ रही है। चश्मों की इतनी घटिया क्वालिटी कर दी है कंपनी वालों ने, इन पर तो केस करना चाहिए। यह तो अच्छा है कि मेरी गाड़ी में हमेशा दो तीन चश्मे रखे रहते हैं। अब इस चश्मे को लगाऊं तो कुछ दिखे। नए चश्मे में आंख भी
तो जल्द एडजस्ट नहीं होती कमबख्त। हाँ अब ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ही सही दिख तो रहा है, वैसे भी अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। कई फन एक साथ जमीन पर टकराने लगे। सर्प संकेत चारों तरफ हवा में तैरने लगे, परंतु नागराज उन संकेतों को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था। और इन शस्त्रों में तो भयंकर ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। लेकिन अगर ऐसा, तो आग का जवाब आग से देना नागराज को आता है। मशीन गन की गोलियों से भी तेज गति से ध्वंसक सर्प छूटने लगे, पर गोलियां भी इनके सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि इन ध्वंसक सर्पों को गोली और शस्त्रों से बचना भी आता है और वार करना भी आता है। इन सर्पों ने हमारे दिव्यस्त्रों को कैसे तोड़ दिया? असंभव। सच कहा, यह नहीं हो सकता। हो सकता है इन सर्पों में भी हमारे शस्त्रों जैसी दिव्य ऊर्जा हो। आह, सही कहा, ये विस्फोटक सर्प देवीय हैं, पर यह शक्ति एक सर्प मानव के पास कैसे? गरला, सर्प मानव नहीं, यह मानव सर्प है, कुछ तो खास है इसमें। इसको कोई अवसर मत दो, संयुक्त सर्प शक्ति का वार करो, इस पर त्रिमुंड बनो, बस इसे मरने मत देना। पहले तू अपनी मौत को करीब से देख ले मानव सर्प नागराज, क्योंकि इसे मरने से पहले हमें श्री का पता बताना है। फिर तू तय कर कि श्री को हमारे हाथों सौंप कर आसान मृत्यु लेगा या चीख चीख कर प्राण त्यागेगा। क्यों एक अजनबी के लिए अपने प्राण देना चाहता है? नागराज, त्रिमुंड की सर्प शक्ति के सामने तो टिक नहीं सकता नागराज। पर यह क्या? असंभव। त्रिमुंड की शक्ति पूरी मानव बस्तियों को खिलौने की तरह उड़ा सकती है, और तूने उसे खुद एक खिलौने की तरह उछाल कर पटक दिया। अद्भुत। अब मैं स्वयं निपटूंगी तुझसे। नहीं, इसने हमको चुनौती दी है, अब इसको अपने प्राणों को देने की भीख भी हमसे ही मांगनी पड़ेगी, श्री का पता बताने के बाद। यह क्या हो रहा है? यह अपने अद्भुत ऊर्जा बंधनों से मेरी स्मृति को खींच रहा है। इनको उस स्त्री की स्मृति की तलाश है। आश्चर्य है गरला, इसकी एक नहीं असंख्य स्मृतियां हैं। मणिभद्र, अलापत्र, असंतर, तख्तु, पाहल, मोगिन, शीतनाग और मिस्र पिरामिडों की रानी। सोडांगी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे जासूस सब तुम्हें संकेत भेज रहे हैं, पर तुम उनका उत्तर नहीं दे रहे हो। यही देखने आना पड़ा, और अच्छा ही हुआ। ये तंत्र वार कर रहे हैं जिससे मैं आसानी से निपट सकती हूँ। एक और शक्तिशाली सर्प, इतने कड़े प्रतिरोधक कि मुझे आशा नहीं थी। मैं इनको रोकती हूँ। त्रिमुंड, तुम जाकर और प्रहरियों को ले आओ। अगर स्त्री को पाने के लिए इस मानव बस्ती को मैदान भी बनाना पड़ा तो बना देंगे। तुम जाकर रोको इसे, वरना महानगर पर कोई महासंकट आ सकता है। तब तक मैं इसको। ओह, नागराज का सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से था। उस प्रहार से नागराज का शरीर पंपिंग स्टेशन की मोटी दीवार तोड़ता हुआ और मलबे सहित पंपिंग स्टेशन के अंदर जा गिरा। अब महानगर के एक बड़े हिस्से की वाटर सप्लाई खतरे में आ सकती थी। नागराज तुरंत संभला, पर उसका गरला के प्रक्षेपास्त्र बाणों से बचना महानगर को मलबे में बदल रहा था। ये सर्व शक्ति के बजाय ऐसे शस्त्रों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यानी यह जहां से आई है वहां पर हर कोई सर्प नहीं होगा, इसलिए युद्ध का फैसला शस्त्र शक्ति ही करती होगी। अगर शस्त्र नष्ट कर दिए जाएं तो नाग युद्ध में टिक नहीं पाएंगे। नागराज रक्षा करने की अपनी कोशिश में इस दलदल में धंसता जा रहा था, पर उसने पीछे पैर धरना भी कहाँ सीखा था। फिर क्या हुआ? नागराज समझ गया कि गरला को बिना अस्त्र शस्त्र की लड़ाई का खास अनुभव नहीं है, पर नागराज को बिना हथियारों के लड़ने का लंबा अनुभव था, क्योंकि नागराज का पूरा शरीर ही एक घातक हथियार था। तुमको एक निर्दोष पर वार करने का दंड तो अवश्य मिलेगा, लेकिन सफाई का मौका भी मिलेगा। पहले तुम मुझे जान दो। मैं नागराज हूँ, सर्व शक्ति धारक मानव, जिसकी रगों में खून की जगह पर दौड़ता है, जिसकी धमनियों में असंख्य सांप पलते हैं। अब बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारे जैसे सर्प मैंने पहले कभी नहीं देखे। कौन है वह स्त्री, और उसके पीछे तुम क्यों पड़ी हो? परिचय दिया है तो अपनी मौत का परिचय ले भी ले। गरला का एकमात्र एक परिचय, मृत्यु। एक रास्ता और है, हमें श्री दे दो, अपनी सांसें रख लो। तुम शूद्र मानव सर्प को कुछ और जानने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। टक्कर भयंकर थी। गरला अगर पहाड़ की तरह मजबूत थी, तो नागराज उस पहाड़ को हिला सकने वाला भूकंप था।
और अब गरला को इसका एहसास हो रहा था। इस मानव सर्प से मानव रूप में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसकी शक्ति को अगर चुनौती दे सकती है तो सिर्फ नाग शक्ति, त्रिमुंड की सर्प शक्ति शायद इसके लिए अपर्याप्त थी, लेकिन अर्ध सर्पिणी गरला का कुंडली पास इसे पीस डालेगी। उसकी हड्डियों के जोड़ कड़कने लगे। नागराज का शरीर एक अद्भुत कुंडली में कस गया। मुझे मुझे भी सर्प रूप में बदलना होगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ गई मेरी इच्छाधारी शक्ति? इस टकराव का नतीजा अब सामने आने लगा था। मेयर साहब, लुबना झील में टॉक्सिन बढ़ रहे हैं, हमें वाटर सप्लाई रोकनी होगी। ये नागराज भी एक मुसीबत है। नागराज नहीं सर, ये टॉक्सिन पानी के अंदर से घुल रहे हैं, पर यहाँ सांस के साथ कुछ एक विचित्र विष छोड़ रहे हैं, पर मैं इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इनके फेफड़ों में ज्यादा हवा नहीं बची है अब। ओह, ये पूर्ण सर्प रूप में बदल रहे हैं, मेरी पकड़ से छूट रहे हैं और मुझे पलटकर जकड़ रहे हैं। इनकी जकड़ तो हड्डियों को चूर चूर कर देने वाली है और मैं यहाँ दर्द से चिल्ला भी नहीं सकती। सोडांगी सोच रही है, सर्प रूप में बदलने के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना तो दूर की बात है, अब यह क्या? ओह शीतनाग कुमार, सही समय पर आ गए तुम। सोडांगी नाग रूप में बदली और इस बार उसकी कांटेदार जकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। झील के तल में जरूर ऐसा कोई रास्ता है जिससे यह भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बर्फ से वह रास्ता ही बंद कर देता हूँ। त्रिमुंड के आगे जाने के रास्ते बंद हो चुके थे। अब उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आत्मसमर्पण? पर यह तो युद्ध करना चाहते हैं, तभी अपने दिव्य अस्त्रों को एकत्रित कर रहे हैं, या इनका मकसद कुछ और है, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग? शीतनाग कुमार को सही ख्याल तो आया था, पर बस थोड़ी देर से आया था। झील में त्रिमुंड का विष घुलता चला गया और इस धमाके ने पानी के साथ साथ सोडांगी और शीतनाग कुमार को भी सैकड़ों मीटर ऊपर उछाल दिया। सोडांगी, शीतनाग, यह नहीं हो सकता, ये तो मृत हो चुके हैं। नागराज त्रिमुंड ने दिव्यास्त्रों से इनको उड़ा दिया, पर तू भाग्यवान है, अभी भी स्त्री का पता बता दे। इतनी बड़ी बातें, तेरी इस कुंडली को खोलना लाख सर्पों की शक्ति वाले मेरे शरीर के लिए मामूली बात है। उफ! नागराज ने अपनी पूरी सर्प शक्ति लगाई, लेकिन आवाज कहीं और से ही आई। नागराज का कंधा उतर गया। कंधा गया, अब तेरी गर्दन की बारी है और तेरे पास बोल पाने का यह आखिरी मौका है। बता, कहाँ है श्री? मैं बताऊंगा नहीं, चाहे मर जाऊं, पर क्या तू यह जानने के लिए अपनी जान दे सकती है? यह तो मरने पर उतारू हो गया है, पर आत्महत्या क्यों करना चाहता है यह? गरला का शरीर नागराज के साथ झील की गहराइयों में डूबता चला गया। नागराज का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे मेरी दुम खिंच रही है, दबाव प्रचंड है। यह नाग मानव ऐसा दबाव कैसे पैदा कर पा रहा है? यह दबाव मैं नहीं, इस पंपिंग स्टेशन का भी पंप पैदा कर रहा है। अब मैं तुमको एक मौका देता हूँ, अपने बारे में सब सच बता दो तो मैं तुमको यहाँ बचा लूंगा। अरे अद्भुत, यह तो नाग संकेतों से बात कर रहा है। पता नहीं यह किस पंप चीज की बात कर रहा है, पर अभी इसकी बात मानने का अभिनय करना होगा। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सर, मेन सक्शन पाइप में कुछ क्लॉगिंग हो रही है, वहाँ टूट फूट हुई है ना, कोई मलबा टकरा होगा। सक्शन पावर 20% बढ़ा दो। सक्शन बढ़ा और गरला का शरीर मोटे पाइप में खींचता चला गया। गरला और उसकी प्रहरी सेना की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। फिर जब नागराज श्री को ढूंढने गया तो वहां पर कोई कार नहीं थी। श्री लापता हो गई थी और अब तक लापता है। नागराज घायल शीतनाग और सोडांगी को लेकर मेरे पास आ गया। विस्फोट का मुख्य प्रहार सोडांगी ने झेला था, उसकी हालत तुम देख ही रही हो। और शीतनाग, वह घायल था, वह ठीक था। शायद उसके रुद्राक्ष की चमत्कारी शक्ति ने उसे विष के प्रकोप से तो बचा लिया था, परंतु उसकी स्मृति को रुद्राक्ष नहीं बचा पाया। शीतनाग कुमार को इस घटना का कुछ भी याद नहीं है। इसके कारण हमारी समझ से बाहर है, समझा, इसलिए वह इतने दिनों से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। लेकिन नागराज ने फिर क्या किया? नागराज को अगले दिन थोड़ी कमजोरी महसूस हुई तो वह समझ गया कि गरला का विष उस पर प्रभाव डाल रहा है। वह अगले ही दिन डॉक्टर करुणाकरण से मिलने स्नेक पार्क चला गया, पर वहां से लौटकर उसने जो जवाब बताया उससे हम सबके होश उड़ गए। ऐसा क्या कहा उसने? गरला का विचित्र विष नागराज के शरीर में घुसकर संक्रमण की तरह फैल रहा था।
वह संक्रमण नागराज के सूक्ष्म सर्पों को मार रहा था और नागराज की इच्छाधारी शक्ति उसके शरीर की सुरक्षा में लगने के कारण नागराज सर्प रूप भी धारण नहीं कर पा रहा था। करुणाकरण इस विचित्र विष को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए अब तिल तिल कर मौत की तरफ जाता नागराज खुद महानगर में उस स्त्री को ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि अब वही गरला और उसके विष की काट के बारे में बता सकती है। परंतु कुछ समय से महानगर में जो कई नए सर्पों की उपस्थिति के संकेत मिल रहे हैं, वे कौन है? क्या वे गरला के साथी हैं जो गुप्त रूप से स्त्री को ढूंढ रहे हैं? हो सकता है। यह भी हो सकता है कि अभी जिस स्त्री के लिए तुम किसी नागराज की आकृति से लड़े वह स्त्री हो। वह स्त्री दिखती कैसी थी? ऐसी। ये तुम पक्का यकीन है? हाँ, यही थी। और ये भारतीय न्यूज चैनल की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज। हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट वेणी तिरुमला लापता है। उनको सीसीटीवी में मेट्रो से उतरते तो देखा गया, पर वे अपने घर नहीं पहुंची। पुलिस छानबीन में जुटी है। ये तो कौन है ये वही एडवोकेट है जो नागराज को महानगर के लिए खतरा बताकर उसको महानगर से निकालने का केस लड़ रही है। मुझे भी नोटिस आया हुआ है, पर तिरुमला तुमको नहीं मिली, घर नहीं पहुंची, तो यह गई कहाँ? आह, कैसा खराब सपना। अरे यह मेरा घर नहीं है, उस सांप का है। क्या? कहाँ हूँ मैं? तुम तो वही कार वाली लड़की हो। हे भगवान, यानी तू भी उस सांप से मिली हुई हो। घबराओ नहीं, यह मेरा घर है। मैं लाई हूँ तुमको यहाँ पर उस भयानक सांप से बचाकर। असंभव। अब एक रहस्यमय लड़की भी, पहले वह कार सर्प, अब ये लड़की। कौन कौन है और शामिल है इस शिकार में? खाली हाथ आएगा तो जान से जाएगा। तू मेरे नियम भूल कैसे गया? तुम पहचान लिए गए हो, तुम्हारा बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। अब कम से कम महीने भर अंदर तहखाने में आराम करो। नहीं, और ऊपर, और ना जाने इस फ्लोर पर और क्या क्या, फेलियर पर और क्या क्या कहेगा। लगता है तुझे इस आर्टिफिशियल इच्छाधारी पावर क्रिएटर को पाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मिस किलर, जबकि मैंने तुझे अभी अभी इससे नागराज से इसका डेमो दिया। तब भी तू स्त्री को बगैर मेरे सामने चली आई। ये मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं लूंगी इसे। तू कौन है? मैं चाहे न जानूं, पर उस कैंप वाली लड़की को मैं ढूंढ कर रहूंगी, क्योंकि जहां पर बचाने वाला होगा वहीं पर मेरा शिकार होगा। तो मैं तुम्हारा शिकार हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बांध कर रखा है। टेक्निकली ये किडनैपिंग है, पर क्यों? तुम उस सांप की साथी हो? साथी तो नहीं, फिर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ यह बाद में जानना, पहले बताओ कि तुम कौन हो मिस तिरुमला। मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने तुम्हारा कभी कोई केस लड़ा है क्या, जिसका बदला तुम आज निकालना चाहती हो? सारे न्यूज चैनल गला फाड़ कर ही बता रहे हैं कि तुम एक एडवोकेट हो, तो फिर इस सवाल का क्या मतलब? मुझे सच जानना है। तुम वह नहीं हो जो दिख रही हो। मैं विसर्पी हूँ, नागों की रानी। उफनती समुद्री लहरों ने मेरे राज्य को नष्ट कर दिया, परंतु वे लहरें प्राकृतिक नहीं थी, उनमें नाग स्पंदन थे, और मुझे तुझ में वही स्पंदन मिल रहे हैं। यह स्पंदन मिलने के बाद से ही मैं कई दिनों से तेरा पीछा कर रही थी, परंतु अवसर मुझे कल ही मिला। अब इस राजदंड की शक्ति तुझे सत्य बोलने पर बाध्य कर देगी। बता कौन है तू? मैं? ओहो, मुझे मुझे पता था कि यह मेरे किसी केस के कारण का ही है। पर तुम कौन हो? नागराज की रिप्रेजेंटेटिव? तुम एक नागिन हो, और तुम नागराज को महानगर से निष्कासित कराना चाहती हो। तिरुमल्ला के रहस्य खुलने ही वाले थे, पर कैसे कैसे कैसे? यह एक मामूली सी लड़की तुम्हारे हाथों में बचकर जा सकती है। हमने तुम्हारी मदद के लिए इच्छाधारी शक्ति से बना नागराज भी भेजा, फिर भी तुम खाली हाथ वापस आ गए। क्यों? मैंने जब लाइव फीड बंद की तो दोनों लड़कियां बेहोश हो चुकी थी, और दोनों नहीं, सिर्फ एक। दूसरी मामूली लड़की होश में थी। ओए हेलो। उसके बाद उसने क्या किया मुझे खुद ही नहीं पता। एक दो करारी चोटों के बाद मुझे कुछ महसूस होना बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद जब मुझे होश आया तो वहां पर ना कोई लड़की थी और ना कोई कार, और उसका असर दूर तक पड़ने वाला था। गोरखनाथ ने कहा था कि वह ना मिला, कहा, या वह मिला ही नहीं। और करुणाकरण ने तो पूरी एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर तुझे दे ही दी होगी। और वेदाचार्य, उसने तो वेदाचार्य
मैप्स पर लोकेशन मार्क कर ही दी होगी। नहीं, वरना मैं तुमको ढूंढने में इतनी मेहनत बर्बाद नहीं करता और तुम्हारे सामने भी नहीं बैठा होता। बोलो, मेरी मदद करोगे? जिंदा रहने के लिए तुमको आज से 25 साल पहले भी मेरी जरूरत थी और आज भी है। ब्रिटिश स्नेक डिटेक्टिव और वेनम एक्सपर्ट प्रोफेसर नागमणि की मौत आने से पहले क्यों मरना चाहते हो? गोरखनाथ ने बिगाड़ दिया है तुझे, पर है तो तू मेरा ही बच्चा ना। देख, नया सर्प कल ही मैंने इसे अपने कलेक्शन में जोड़ा है। कौन है यह? मैं करूंगा तुम्हारी मदद, बस एक कीमत पर। तुम मुझे फिर से पापा कहोगे? कहोगे तो आओ मेरे साथ। नागराज। लुबना झील में आने वाला चौथा सर्प, लेकिन इसको पता नहीं था कि मेरी समर्सिबल स्नेक कैचर वहां पर तैनात है। पर जब मैंने इसे स्नेक ब्रेन स्क्रैम्बर में डाला तो इसका थॉट पैटर्न अलग होने के कारण स्क्रैम्बर चुनिंदा सीन की ही प्रोजेक्ट कर पाया। चली गई मुझे छोड़कर, असंभव। कहाँ चली गई? धरती पर तौसी। कारण का पता लगाने मैंने गरला और उसके प्रहरियों को उसके पीछे भेजा है। अप्सरा अपने आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसका अपहरण हुआ है। धरती से किसी ने उसके मस्तिष्क को प्रभावित किया है। यह अपहरण मैं धरती को क्षुद्र प्राणियों को मिटा दूंगा। रोको तौसी को, वह धरती को स्नायु स्तंभ केंद्र की तरफ जा रहा है। अब धरती थर थर कांपेगी। तबाही का मंजर देखने को तैयार हो जाओ अपराधी मानवों। यह है धरती का मुख्य स्नायु आधार स्तंभ। इस पर प्रहार करते ही पूरी पृथ्वी ऐसे कांपेगी कि समुद्र के स्थान पर पर्वत बन जाएंगे। तौसी का वह भीषण प्रहार आगे तो बढ़ा, परंतु उस व्यवधान के कारण मुख्य स्नायु स्तंभ से चूक गया। नहीं सम्राट तौसी, तूने मुझे रोकने की दुष्टता कैसे की? कालू जी, ना जाने मेरा वार कहाँ लग गया और ना जाने अब धरती के किस छोटे से भाग में कहर बरसेगा। क्षमा सम्राट, परंतु अगर यह वार सही जगह पर लग जाता तो धरती पर मौजूद हमारी साम्राज्य भी खतरे में पड़ जाती। तुमको गरला की प्रतीक्षा करनी ही होगी तौसी। हम हमें सबसे पहले अप्सरा के यहाँ से जाने का कारण जानना होगा। ऐसा भला क्या कारण हो सकता है? कारण तो पता नहीं, परंतु देवी को अंतिम बार इसके साथ देखा गया। प्रणय निवेदन करता एक तुच्छ धरती नाग मानव। असंभव, असंभव। अप्सरा के हृदय में सिर्फ तौसी है, पर यह है कौन? सूचना के अनुसार धरती के संचार माध्यम इसको नागराज कह रहे हैं। अब कल यही संचार माध्यम इसकी शोक सभा का प्रसारण करेंगे। नहीं तौसी, सच्चाई जाने बगैर तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। जैसा आप कहें नाग बाबा, परंतु मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। बस यहीं पर मेमोरी फीड इंटरप्ट हो गई। मेरे हाथ नागराज को मसलने के लिए मचल रहे हैं। मैं अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि वह सर्पश्री कहाँ से आई है, लेकिन इस समय वह कहाँ है यह जानने में मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैंने पूरा पेड़ दिखा दिया और तुम अभी भी एक आम ढूंढ रहे हो। वह स्त्री जहाँ से आई है वहीं जवाब ढूंढने जाओ, नहीं तो अपनी बची कुची सांसें भी उसी सर्प स्त्री को महानगर में ही ढूंढने में खर्च कर दोगे। अगर तुम समझ ही गए हो कि किस स्थान से आई है तो वहां पहुंचने का रास्ता भी तलाश कर सकते हो। और एक बार वहां पहुंच गए तो इस तौसी से तुमको तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। चुनाव तुमको करना है। उस स्त्री की तलाश में इधर उधर घूमना व्यर्थ है, यह सही है। पर अगर मैं पाताल जाऊंगा तो सिर्फ इस तौसी को रोकने जाऊंगा। अगर यह तौसी पृथ्वी पर आ गया तो इसकी एक गलत फहमी की वजह से महाविनाश फैलेगा और हर मरने वाले की मौत मेरे सिर पर होगी। नागराज धूमकेतु की तरह धरती का सीना चीरता हुआ पाताल तक पहुंचेगा और फिर या तो तौसी के पैर रुकेंगे या उसके पैर नहीं रुकेंगे। मुझे धरती पर जाना है, अब मैं नहीं रुक सकता। रुका तो अपनी अप्सरा के वियोग में प्राण त्याग दूंगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं धरती वासियों को ही मार दूं जिसके कारण यह अनहोनी हुई है। अप्सरा तो क्यों गई? इसका जवाब लेने तौसी धरती पर ज्वालामुखी के लावे की तरह उड़ कर आ रहा है। फिर या तो तू मुझे मिलेगी या धरती वासियों को मिलेगी एक भयानक मौत। दोस्तों, एक भयंकर टकराव होने जा रहा है। एक महा टकराव की नींव तैयार हो गई है, लेकिन क्या मौत की तरह बढ़ता नागराज पाताल लोक तक पहुंच पाएगा या फिर तौसी धरती पर
आकर विनाश फैला देगा लावे की तरह। इन फुफकारते सवालों का जवाब लेकर आ रहा है सर्पत्र का द्वितीय चरण सर्पदंड। मित्रों, तो अगली श्रृंखला सर्पदंड में आप आगे की कहानी पढ़ेंगे कि नागराज पातालोक जाता है या फिर तोसी धरती पर आता है और भयंकर तबाही मचाता है। तो मित्रों, तैयार रहिए अगला भाग देखने के लिए सर्पत्र का, जो कि है सर्पदंड। धन्यवाद मित्रों देखने के लिए।